आज का जो हमारा काम है, ये कल के टॉपिक मोटिवेशन से आगे हम इसको लेकर चलेंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सबसे पहले तो जहाँ से कल हमने मोटिवेशन को स्टार्ट किया था। आज हमारा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये 6th सेशन है। इस सेशन के अंदर हम बात सबसे पहले तो ये करेंगे कि रिव्यू करेंगे लास्ट लेक्चर के कंटेंट्स एंड प्रोसेस थ्योरीज का जो हमने स्टार्ट की थी, और उसके बाद मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और पॉसिबली थोड़ा सा टाइम मिला तो हम थ्योरी एक्स थ्योरी वाई को स्टार्ट करेंगे। आज आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, वहाँ से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ये कि कल मैंने मोटिवेशन की डेफिनेशन बताई थी। मैंने ये कहा था कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस फॉर एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टू अटेन आर अटेनिंग अ गोल। आप एक गोल सेट कर लेते हो, उस गोल को हासिल करने के लिए आपके पास इंटेंसिटी कितनी है, यानी शिद्दत कितनी है, आपको उस मंजिल के साथ कितना लगाव है। और इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया था जुनून, कि एक ऐसा अमल जिसके अंदर एक इंसान को अपनी मंजिल से जुनून की हद तक लगाव हो, और उसे ये कामिल यकीन हो कि जिस रास्ते से चल के उस मंजिल पे जा रहा है, ये रास्ता वहाँ तक जाता है और ये बिल्कुल सही है और ये डायरेक्शन मेरी ठीक है। और तीसरी बात ये है कि वो इस पर मुस्तकिल कोशिश कर रहा हो और उसका इरादा पुख्ता हो, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो, और कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट, परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट के साथ वो काम करता रहे। और जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की राह पे चलता जाएगा, माइलस्टोन अचीव करता जाएगा, इस प्रोसेस के तहत उसकी मोटिवेशन में और इजाफा होगा, उसमें और जहद ऐड होगी और मज़ीद अचीवमेंट हासिल करेगा। तो ये हमने बात की थी कल आपके साथ इस मामले पे। अब हम आगे बात करने चलते हैं कि हमने कल स्टार्ट किया था यहाँ से कि थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की काफ़ी कैटेगराइजेशन की गई हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है वो है कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरीज। मैंने ये कहा था कि कंटेंट थ्योरीज वो थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि तमाम इंसान एक जैसे हैं, उनकी सोच और ज़रूरतें एक जैसी हैं, और एक जैसे पैकेज या एक जैसी एफर्ट से उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, तमाम इंसान एक जैसे हैं, उनकी सोच एक जैसी है, उनका नीड पूरी होने पे रिस्पॉन्स एक जैसा है, लिहाजा हम उन्हें एक ही जैसी जॉब सिक्योरिटी, बोनस, गुड सैलरी दे दें तो मोटिवेट हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ जो है वो आपकी प्रोसेस थीरीज है, वो कहती हैं कि इंसान के जहन में यकीनन कोई अमल चलता है, कोई सोच आती है, और उस सोचने का एक अंदाज है जो इंसान को मोटिवेट करता है। और ये हर इंसान का अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लिहाजा एक ही जैसे रिवॉर्ड और एक ही जैसी स्कीम जो है वो सबको मोटिवेट नहीं कर सकती। हर इंसान के लिए मोटिवेशन का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लिहाजा हमें हर इंसान के मतलब या हर इंडिविजुअल के मतलब देखना होगा कि हाउ वी कैन मोटिवेट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो ये हमने कल आपके साथ बात की थी। अब जहाँ तक सवाल है कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था, जहाँ से हमने थोड़ा सा स्टार्ट लिया लेकिन टाइम नहीं था हमारे पास, वो था मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड। मैंने जैसे कहा था कि मैस्लोस जो है ये मोटिवेशनल थ्योरीज के अंदर सबसे पहली थ्योरी पढ़ाई जाती है, इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, येट दैट इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी। इसके अंदर वो कहता है कि इंसान की एक हायरार्की है, नीड की। हायरार्की का मतलब है तरतीब है, सीक्वेंस है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर सेफ्टी नीड है, फिर सोशल नीड है, फिर स्टीम नीड है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। वो ये कहता है कि एक नीड के पूरे होने पर इंसान अगली नीड की जुस्तजू शुरू कर देता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक नीड के पूरे होने पर इंसान अगली नीड की जुस्तजू शुरू कर देता है, और एक नीड के थ्रेट होने पर इंसान जो उसके पास पहले से मौजूद दूसरी या निचली वाली नीड होती है उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। यानी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी एक नीड पूरी होती है तो आप अगली नीड के लिए डिजायर आपके अलाइव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक होगी बात। और अगर आपकी ऊपर वाली कोई नीड पूरी नहीं हो सकती तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम नीचे वाली नीड तो पूरी रहे, उस पर तो कोई थ्रेट ना पहुंचे। तो ये इसकी एक बाकायदा सीक्वेंस है। इसकी सीक्वेंस से शुरू होती है और टॉप से नहीं शुरू हो रही बल्कि बॉटम से शुरू हो रही है।
नीचे से। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर सेफ्टी नीड है, फिर सोशल नीड है, फिर ईगो नीड है और फिर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपकी नीड पूरी करते जाओगे, एक नीड पूरी होगी तो दूसरी की तरफ इंसान भागना शुरू कर देगा या उसकी जस्तजू शुरू कर देगा। तो इस हवाले से सबसे पहले जो नीड आपके सामने आती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड को समझने के लिए मैंने कल एक एग्जांपल दी थी, लेट्स यू मूव फॉर अ जॉब टू दुबई और सम अदर कंट्री। लेकिन आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको अपने वालिदैन का घर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी और आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो वहाँ ये सोचेंगे कि मुझे रोटी कपड़ा और मकान कहाँ से मिलेगा। आप कोई भी नॉमिनल जॉब भी शुरू कर सकते हैं, इसलिए कि ये ज़रूरतें तो पूरी हों। तो लिहाजा सबसे पहले इंक्लूड होगा कि फ्रॉम वेयर टू ईट, फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग योर होम एंड योर क्लॉथ एंड योर मेडिकल इफ़ यू नीडेड दैट। तो ये बॉडीली नीड्स हैं, इसके लिए इंसान अपनी जस्तजू का आगाज़ करता है। लेकिन जैसे ही उसको कुछ ऐसा ज़रिया आमदन या मौश मिल जाता है, तो वो इसके बाद इससे अगली नीड पे सोचता है। जैसा कि हमने कहा था कि अगर निचली वाली नीड पूरी हो जाए तो इंसान अगली नीड पे सोचना शुरू कर देगा। अब वो या तो इस जॉब में ग्रोथ चाहेगा या वो कोई नई जॉब ऐसी ढूंढेगा जिसके अंदर उसे सिक्योरिटी मिले। सिक्योरिटी में यहाँ पे दो तरह के इश्यूज हैं। एक उसकी फिजिकल सिक्योरिटी और दूसरी उसकी इमोशनल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी ये है कि कोई आपको फिजिकल टॉर्चर ना कर सके, कोई आपको फिजिकली टच ना कर सके, मार ना सके, पनिश ना कर सके। और इमोशनल सिक्योरिटी से मुराद ये है कि आपके जज्बात पे कोई हमला ना करे। जज्बात का मतलब है आपके मजहबी एहसासात या मजहबी कायद, आपका जो है वो माशरती निज़ाम या आपकी बूदोबाश के मुतल्लिक या आपके जो हैं वो पॉलिटिकल सोशल आइडियाज़ पे कोई अटैक ना करे। तो ये आप ये कह सकते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन चाहिए जज्बात के हवाले से। और इसका सबसे बड़ा जो मंबा है वो यहाँ से शुरू होता है कि एक ऐसी जॉब जिसके अंदर हमें जॉब सिक्योरिटी हासिल हो। नो बडी कैन टर्मिनेट अस इमीजिएटली। जैसे आप जॉब पे गए तैयार होके तो आपसे कहा जी ओके यू कैन गो, ये नहीं, मस्ट बी गिवन अस सम सॉर्ट ऑफ नोटिस फॉर 3 मंथ्स। हमें पहले से पता हो कि हमें यहाँ से जाना है, हमें नोटिस हुआ हुआ है। तो कोई तरीकाकार हो, यानी एक सिक्योर जॉब हो, जॉब सिक्योरिटी हो। इस जॉब के अंदर ऐसे लवाजमात हों जिसके अंदर जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपका एक अपना ऑफिस या कैबिन हो जहाँ सीनियर भी अगर आए तो आपसे इजाज़त मांगे, आपका इक्विपमेंट को यूज़ करना चाहे तो आपसे परमिशन ले। और इसी तरह फिजिकली आपका घर और आपका ऑफिस जहाँ पे आप महफूज हो, और अगर आप किसी से ना मिलना चाहें तो ना मिलें, कोई मसला नहीं। तो ये ज़रूरी लवाजमात होते हैं जो होने चाहिए, हम इसको कहते हैं ये आपकी सेफ्टी नीड्स है। फ़र्ज़ कीजिए ये आपको हासिल हो गई, फ़र्ज़ किया कि ये आपको हासिल हो गई, आपको अचीव हो गई। तो अगली नीड जो शुरू हो जाएंगी वो होंगी आपकी सोशल नीड्स। आपकी सोशल नीड्स जो हैं वो ये हैं कि आप जब एक ऑफिस ज्वाइन करते हो, एक इलाके में रहाइश इख्तियार करते हो या एक ऑफिस में जाना शुरू करते हो, तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं या आपके अराउंड जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपको अपना हिस्सा समझें, वो आपको अपना पार्ट समझें। और दूसरी बात आप ये भी समझते हैं कि हम जब किसी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है या एक इंसान होने के नाते कि मुश्किल वक़्त में कोई हमें हेल्प करे, हमारी खुशी में कोई चीयर अप करे, हमारी गमी में कोई हमारे साथ कंडोलेंसेस करे, सपोर्ट करे और मुश्किलात में कोई काउंसलिंग करे। इस तरह का एक क्लब हो, इस तरह की एक टीम हो, इस तरह की एक सोशल अंडरस्टैंडिंग हो, तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ पे हमें हमारी इस टीम का हिस्सा बनाया जाए। अगर कोई पार्टीज़ होती हैं, न्यू ईयर पार्टी है या वहाँ पे जो है एनुअल अचीवमेंट पार्टी है, तो वहाँ आपको भी बुलाया जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सबको बुलाया जा रहा है। और आपकी मुश्किल में आपको सपोर्ट किया जाए और आपकी सोशल नीड पूरी की जा सके। तो ये बड़ी अहम बात है, चूँकि वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि इंसान जो है वो एक सोशल एंटिटी है, बल्कि जो गोरे हैं वो तो ये लिखते हैं कि ये ह्यूमन आर
सोशल एनिमल। तो चूंकि हम मुस्लिम हैं, हम सोशल एनिमल तो नहीं कहते अपने आप को, लेकिन हम कहते हैं कि वी आर सोशल एंटिटी। हम अकेले नहीं रह सकते, हम चाहते हैं कि हमारे साथ दोस्ती हो, हमारे साथ लोग मिलकर रहें। वो एक पॉपुलर वाकया है कि बरतानिया में एक ज़माने में एक सज़ा होती थी, उसको कहते थे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि आपको कैद तन्हाई में को 15 दिन 20 दिन रख देते थे और उसमें सिर्फ आपको खाना मिलता था और लोगों से आपका कोई राब्ता नहीं होता था। तो क्या होता था कि जब तक लोग उस सज़ा से फारिग होते थे, तो वो मेंटली रिटार्ड हो चुके होते थे, यहाँ ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो चुके होते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि इंसान की ये ज़रूरत है कि उसके दोस्त हों, जहाँ वो काम करता है, अगर वो नहीं जाता तो कोई फ़ोन करके पूछे कि ज़ुहैब आज काम पे नहीं आए यार, हमारा दिल नहीं लग रहा, क्या हो गया तुम्हें, क्या मसला है? जल्दी से आ जाओ, गेट वेल सून। तो ये इसलिए है कि इंसान एक समाजी एंटिटी है, वो अकेला नहीं रह सकता। लिहाजा वो इस मुआशी सफ़र में भी, इस जॉब के सफ़र में भी, इस मोटिवेशन के सफ़र में भी उसकी अगली नीड ये होगी कि वो अकेला ना रहे, ऑफ़िस वाले भी उसका हाल-चाल पूछें। अगर कहीं फ्लैट में रहता है, तो साथ वाले को अच्छी चीज़ पकाएँ तो उसके उस फ्लैट में भी भेजें, वो पकाए तो उनको भेजें। लिहाजा ये इंसान की ज़रूरत है। लेकिन हम ये सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले मुआशी एफर्ट का आगाज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटी का आगाज़ यहाँ से होता है कि इंसान अपनी भूख, प्यास और मकान की ज़रूरत पूरी करे और वो उसके पास कपड़ा, मकान, रोटी, खाना, मेडिकल ये मौजूद हो। लेकिन जब ये उसे हासिल हो जाता है, तो फिर वो चाहता है कि इससे बढ़कर उसे सिक्योरिटी मिले, उसे सेफ्टी मिले। उसकी इमोशनल और फिजिकल सेफ्टी जो है उसे हासिल हो, इसके लिए भी वो कोशिश करता है, ग्रोथ पाता है जॉब में या जॉब चेंज करता है, उसे ये हासिल हो जाती है। तो फिर वो चाहता है कि जिस टीम में वो काम करता है, वो उसे अपना पार्ट समझे, उसके साथ गमी खुशी में शामिल हो और अपनी खुशियों में उसे शामिल करे। तो ये है उसकी सोशल नीड। तो हमने फ़र्ज़ किया फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, तो फिर सेफ्टी नीड पे चलते हैं। अब सेफ्टी नीड पूरी हो जाएगी तो ज़ाहिर है सोशल नीड आ जाएगी। सोशल नीड पूरी हो जाती है तो फिर हम ईगो नीड की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे आपके थोड़े से सवाल देख लेते हैं। कुछ सवालात बच्चों के ऐसे हैं जो थोड़े से अर्ली हैं, जैसे व्हाट इज इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन। ये थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और फिर हम जो है इसको आगे चल के बात करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसी टॉपिक पे मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सारा कुछ एक दिन रिपीट करवा दें और ये जो है यूँ कह लीजिए कि इस तरह तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ और सॉल्यूशन जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन तलाश करेगी कि जितने भी लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड शायद उनके पास होंगे, तो वो एक सोर्स पे शायद रख दें और वहाँ से आप सुन सकें। माइट भी हो सकता है सून ये हो जाए, तो आप इसलिए ये हो जाएगा बहरहाल इंशाल्लाह। तो एक बच्चा कह रहा है कि डज सैलरी इंक्लूड इन सोशल नीड। नहीं बेटा, सैलरी को आप सोशल नीड में मत डालिए। सैलरी को आप जो है वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड में ले जाइए और उसके बाद आप अगर बड़ी अच्छी सैलरी है तो आप उसको सेफ्टी तक महदूद रखिए, समाजी या इकोनॉमिक सेफ्टी ऑफ नीड्स। तो ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको सोशल नीड में ले सकते हैं। सोशल नीड में यही है कि जिसके साथ आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप जॉब कर रहे हैं, वो लोग आपकी खुशी, गमी, आपके तमाम मामलात में शामिल हों। इवन आपको अगर जॉब में काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े या सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो वो भी करें। तो ये इसका मतलब है। ठीक हो गया बच्चों? और जो बच्चा ये एस्पायर एंड मोटिवेशन की बात कर रहा है, तो ये सवाल थोड़ा-सा उधार कर लेते हैं। मैं इंशाल्लाह इसको जो है आगे चल के हैसबग के साथ मिला के फिर बात करता हूँ। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे हम यहाँ तक समझ गए। तो सोशल नीड तक हमें समझ आ गई। अब देखिए हम चलते हैं आगे ईगो नीड की तरफ। ये एक अजीब तरह की नीड है कि इंसान जब समाजी हिस्सा बन गया इंसानों का, तमाम मुआशरे का हिस्सा बन गया, तो अब वो कहता है कि नहीं सिर्फ मुझे हिस्सा नहीं बनना, बल्कि ऐसा करो कि मुझे एक मुमताज मकाम दो, मुझे दूसरों के मुकाबले में रिस्पेक्ट ज्यादा दो और मुझे दूसरों के मुकाबले में ज्यादा जो है वो जो है आप रिस्पॉन्स दो। तो ये क्या है? ये ईगो है, स्टीम है। अब हर इंसान में ये एक लेवल पे आके होती है और जैसा कि
मैस्लो कहते हैं कि ये सोशल नीड के बाद इंसान में साबित होती है और पैदा होती है कि इंसान जो है वो कहता है कि नहीं जी, मुझे दूसरों से मुनफरिद किया जाए, मुझे दूसरों से मुमताज मुकाम दिया जाए। लेकिन यहाँ पे वो दो तरह की स्टीम का जिक्र करते हैं। एक स्टीम इस तरह की है जिसको वो इंटरनल स्टीम कहते हैं, यानी ये इंसान के अंदर होनी चाहिए, जिसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हो, ऑटोनॉमी कहते हो, अचीवमेंट कहते हो, यानी ये इंसान फील करे खुद से। और दूसरी एक्सटर्नल स्टीम है, जैसे कि फैक्टर्स सच एज स्टेटस, रिकग्निशन एंड अटेंशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इंटरनल वो है जो इंसान खुद महसूस कर रहा है कि मैं काबिल इज्जत हूं, मेरे पास अख्तियार है, मैं कुछ कर सकता हूं और मैं कुछ कर चुका हूं, मैं कुछ अचीव कर चुका हूं, ये इंसान खुद महसूस करे। और एक्सटर्नल वो है जो दूसरा हमें देता है, उठ के खड़ा हो जाता है, हमें रिस्पॉन्स देता है, हमें रिस्पेक्ट देता है। तो ये स्टीम है एक्सटर्नल। दूसरे देंगे तो एक्सटर्नल, खुद जो महसूस करते हो वो इंटरनल। यानी अगर ये कॉग्निशन या कॉग्निटिव लेवल पे है, इंसान के दिमाग के अंदर है, इंसान की सोच के अंदर है, तो ये इंटरनल स्टीम है। लेकिन अगर बाहर का कोई इंसान, आपका ऑफिस असिस्टेंट, आपके रिपोर्टर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके जूनियर्स जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये एक्सटर्नल स्टीम है। और जो आप खुद महसूस कर रहे हो इंटरनल स्टीम है। अब सबसे पहली बात यह है कि स्टीम प्रिवेल क्यों करती है, इसमें क्या मामला है। देखिए, जब इंसान को मुआशरे का हिस्सा बना लिया जाता है ना, तो इंसान के जहन में ये जो एक ख्वाहिश है या जो एक कीड़ा इलाज में जागता है कि मुझे दूसरों से मुनफरिद मुकाम चाहिए। आप खुद एक लेवल पे जाते हैं तो जाके कहते हैं कि जी मुझे खुद गाड़ी ना चलानी पड़े, मुझे कंपनी गाड़ी और ड्राइवर भेजे, लेके जाए, मुझे रास्ते में से न्यूज़पेपर खरीद के लाए, ताकि मैं न्यूज़पेपर रास्ते में पढ़ता हुआ जाऊं और मेरे पास मग में चाय रास्ते में हो और मैं चाय पीता हुआ जाऊं। और जब मैं गाड़ी से बाहर निकलूं तो एक बंदा अम्ब्रेला लिए खड़ा हो, मेरे ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। और जब मैं ऑफिस से एंटर हूं तो सामने सब उठ के खड़े हो जाएं और बुलंद आवाज में कहें अस्सलाम वालेकुम सर, और अपना काम छोड़ दें। ये है ईगो। लेकिन इसमें सारे फैक्टर क्या है? एक्सटर्नल स्टीम है, स्टेटस दिया जा रहा है, रिकग्निशन दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, अटेंशन दी जा रही है आपको। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो गया कि क्यों इंटरनल स्टीम जरूरी है एक्सटर्नल स्टीम के साथ। इसको मैं दो तरह से समझा सकता हूं और ये मेरा अपना परसेप्शन है। देखिए, जो इंसान खुद से अपने आप को काबिल इज्जत नहीं समझता, वो दूसरों की दी गई रिस्पेक्ट की कदर नहीं कर सकता। इसमें दो चीजें, आपको कोई सलाम करता है बुलंद आवाज में, सल्यूट करता है, तो अगर आप समझते हैं आप काबिल इज्जत नहीं, तो आप कहेंगे किसी और को किया होगा, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं। पहली बात, क्योंकि आप तो अपने काबिल इज्जत समझ ही नहीं रहे। उसका रिस्पेक्ट देना फजूल जाएगा, क्योंकि आप ये समझेंगे यहाँ और लोग मौजूद हैं, उनको किया होगा, मुझे क्यों कोई सल्यूट करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर बिल फर्ज आप मान भी लें कि उसने सलूट किया है, तो आप कहेंगे यार अजीब अहमक आदमी है, मैं तो काबिल इज्जत हुई नहीं, अपना सलूट ही जाया कर रहा है बिला वजह में खाम। इसलिए बाहर वालों की रिस्पेक्ट या लोगों की जो रिस्पेक्ट देना है, वो काम तभी करता है जब आप खुद अपने आप को काबिल इज्जत समझते हो, काबिल एहतराम समझते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल स्टीम होगी तो एक्सटर्नल स्टीम काम करेगी। अगर इंटरनल स्टीम नहीं होगी तो एक्सटर्नल स्टीम काम ही नहीं करेगी। तो अब यहां तक बात जो है वो क्लियर कर दी मैंने कि जनाब सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान हासिल करने के लिए कोशिश की, जब वो हासिल हो गई तो फिर ऐसी ग्रोथ या ऐसी जॉब की तरफ निकले जहां सिक्योरिटी हो जॉब की और आपकी जिस्मानी ज़रूरियात की, और आपको जज्बाती तौर पर और जहनी तौर पर कोई टॉर्चर का खतरा
ना हो, बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब हो। तो आपने ले ली, एक मल्टीनेशनल की जॉब शुरू कर दी। जैसे ही आप उस मल्टीनेशनल की जॉब में गए, आपको ये ज़रूरियात मिल गई, सेफ आपका केबिन मिल गया, रिस्पेक्ट मिल गई, लोग मिस्टर कह के बुलाने लग गए। अब आपके ज़हन में ख्वाहिश जागी सोशल नीड की, कि जिन लोगों ने हमें ये प्रोवाइड की है जॉब, जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं, वो हमें अपना हिस्सा बनाएँ, अपनी टीम का हिस्सा बनाएँ, ठीक है जी, हमारी गमी और खुशी में शामिल हों। तो फिर उसके बाद आपको ईगो नीड अलाइव हुई और आपने कहा कि अब मैं ईगोइस्टिक हूँ, लिहाजा मुझे दूसरों के मुकाबले में रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए, मुझे स्पेशल रिस्पॉन्स चाहिए और मुझे अटेंशन चाहिए लोगों की। तो ये भी हासिल हो गई आपको, फ़र्ज़ कीजिए हासिल हो गई। तो हमने कहा कि जब हासिल हो जाएगा पिछला लेवल, तो आप अगले लेवल पे मूव कर जाएँगे। फिर आप अगली ख़्वाहिश की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके ज़रा सवाल देख लेते हैं कुछ थोड़े से। कैन ईगो हर्ट अवर सोशल लाइफ और नॉट? देखिए बेटा, बात ये है कि ईगो नीड जो है आपकी, वो इन अ प्रैक्टिकल सेंस तो ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपसे जेलस हो जाता है तो फिर ये सूरत हाल हो सकती है, लेकिन थ्योरी का ये बयानिया नहीं है। हमें उसी एंगल से सोचना है। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि जब आपको स्पेशल रिस्पॉन्स मिल रहा हो, आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो आपका ही कोई कलीग जो है वो आपसे नाराज़ हो जाए, तो ये माइट बी पॉसिबल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सोशल रिकॉर्डेड लेक्चर, सर रिकॉर्डेड लेक्चर की ड्राइव बना दें। जी, आप प्लीज़ लेक्चर अभी फ़िलहाल सुनें। ये रिकॉर्डेड लेक्चर और ये सारे मामलात प्लीज़ अभी इंतज़ामी मामलात पे ना जाएँ। पूरा फ़ोकस करें लेक्चर पे। मैं आखिर में 1-2 मिनट इस पे रखते हैं, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन ये तो ये यहाँ तक मैंने कर लिया, तो यहाँ तक आपके सवालात मैंने आंसर कर दिए। अच्छा बच्चों, लेट मी कम बैक प्लीज़। तो मैंने 4 नीड तक पहुँच गया था। अब मैं जिस नीड पे जाने वाला हूँ, इस नीड को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हाँ, प्लीज सर डिस्क्राइब वंस टाइम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ बेटे अभी। मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ ना, फिफ्थ है तो फोर्थ एक्सप्लेन करके फिफ्थ पे जाऊंगा ना। प्लीज, तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो बच्चों बात मैं ये कर रहा था कि मैं ईगो तक पहुंच गया। अब पांचवी नीड जो है ना आपकी, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मैं ज़रा आपकी नेटिव माहौल में समझाता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा लेवल है जब इंसान को ये पता चल जाता है कि नाउ ही इज़ अ बिग गन, ही नो वेरी वेल। मिस्टर नदीम को ये पता चल जाता है कि अब जो जो है वो अ, स्टाइल और शूज़ हैं, उनके साथ मेरा नाम अटैच हो चुका है और जहाँ ये ब्रांड आएगा, वहाँ मेरा नाम आएगा। इसी तरह एक एक्चुअलाइजेशन हो चुकी है कि यू आर अ बिग गन नाउ। अब आपको अपने नफ़े या नुकसान की परवाह नहीं होगी, इसलिए कि आप एक ऐसी सतह, एक ऐसी ज़रूरत पे आ गए हैं जहां आपको मादा से इतना कंसर्न नहीं, चुका वो आपका स्टेबल हो चुका है। आप ग्रोथ कर चुके हैं, आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच चुके हैं या आप सीईओ लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए ना, हैवी टॉप पे ना, करियर के बड़े ऊपर जाके ये नीड अलाइव होगी अकॉर्डिंग टू मैस्लो। और जब ये अलाइव होगी तो आप ये समझ जाएंगे कि अब ये जो ब्रांड है और मेरा नाम अटैच है, इसलिए आप ये कहेंगे कि एड्रेस माय ग्रोथ, मेरी ग्रोथ को एड्रेस करो। अचीव एंड गिव मी चैलेंजिंग एंड यूटिलाइज माय पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल यूटिलाइज करो। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ना सिर्फ इंसान को हर चैलेंज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के आएगा, वो इसी के सामने रखा जाएगा, उसी पे इसको कमेंट्स देने की इजाज़त होगी, चूँकि ये बड़े लेवल पे पहुँच चुका है। ऑर्गेनाइज़ेशन जब अपनी नीड को एड्रेस करेगी तो इन साहब की नीड का ख़ास ख़्याल रखेगी, चूँकि ये उस लेवल पे आ चुके हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे यहाँ ये होता है कि एक कंपनी है दैट्स वर्किंग इन लाहौर एंड नाउ ड्यू टू ग्रोथ मूविंग टुवर्ड्स कराची एज़ वेल एंड वर्किंग इन कराची एंड मूविंग टुवर्ड्स लाहौर एज़ वेल। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक ऑफ़िस डेवलप किया जाता है, लेकिन ऑफ़िस डेवलप करने के साथ-साथ
कुछ बड़े ऑफिसर्स के घर भी बनाए जा रहे होते हैं। अगर वहाँ उनका बेटा आईबी में पढ़ता है तो यहाँ लम्स में उसे एडमिशन दिलाया जा रहा होता है और कंपनी खुद अरेंज कर रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर चुका है कि जब ऑर्गेनाइजेशन की नीड को एड्रेस करोगे तो उतने ही लेवल पे मेरी भी नीड को एड्रेस करोगे, मैं भी उतना ही अहम हूँ। लेकिन चूंकि वो उस लेवल पे है तो वो ये कहेगा कि मैं अपनी राय को भी हक रखता हूँ और वो अपनी राय को कभी सलब नहीं होने देगा। वो यहाँ पे क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि अगर कोई मुश्किल आई है तो मुझे दी जाए, और अगर कोई चैलेंज आ गया, जैसे वो कहते हैं ना, वो एट द लास्ट स्टेज ऑफ द फास्ट बॉलर वसीम अकरम, अगर कोई बैट्समैन आउट नहीं हो रहा तो किसी बॉलर को चांस देने से पहले वसीम अकरम को चांस दिया जाएगा कि लो भाई आप ट्राई करो, चूंकि बिकॉज वी एक्ट यू आर एक्चुअलाइज, यू कैन डू इट। अच्छा, अब इस लेवल पे एज एन एग्जेक्टिव जब आप आते हैं तो आप चाहते हैं कि अब मेरी फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड है, बाकी नीड मेरी प्रोटेक्टेड है, मुझे फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ मुझे कहने दिया जाए। और आप इनकरेज करना चाहेंगे जो जिंदगी का तजर्बा है उसकी बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, सबके साथ बराबरी का सलूक, एक फेयरनेस, ऑनेस्टी, और आप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो है अपनी वो शेयर करना चाहेंगे दूसरों के साथ जो आपने तजर्बा शेयर किया है। और इसकी राह में अगर कोई रुकावट आएगी तो आप माइंड करेंगे कि मुझे ये कहने क्यों नहीं दिया जा रहा या मुझे ये करने क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि नाउ यू एक्चुअलाइज यू आर बीइंग अ पर्सन हु कैन एट द टॉप। सो यहाँ तक हम पहुंचे, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हम रिपीट कर लेते हैं एक दफा। फिजियोलॉजिकल नीड जहाँ से एक्टिविटी शुरू हुई वहाँ हमें ज़रूरी था रोटी कपड़ा और मकान। जब हमने मज़ीद ग्रोथ की तो ज़रूरी हो गया हमारे लिए कि हम आगे बढ़ें और अपनी नीड्स को, सिक्योरिटी और अपने जज्बात की सेफ्टी को तलाश करें। वो भी पूरी हो गई तो हम आगे बढ़े। हमने कहा कि जो सोशल ग्रुप में हम काम करते हैं वो सोशल ग्रुप हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाए और हमारे साथ शेयर करें लाइफ को, वर्किंग को, गपशप को। ये मुकम्मल हो गया तो हमने कहा अब हमें एक स्पेशल रिस्पॉन्स चाहिए, दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और अच्छा रिस्पॉन्स। और फिर उसके बाद आ गया एक ऐसा लेवल जहाँ पे हमने कहा कि नाउ आई रियलाइज दैट आई एम बीइंग अ गुड बिग पर्सन एंड माई, मेरी ग्रोथ और जो मेरी अचीवमेंट है उसको स्पेशली एड्रेस करे ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, जो मैं कहना चाहता हूँ कहूँ, और मेरे नज़दीक जो बात हक और इंसाफ की है वो मैं ज़रूर करूँगा और इससे मुझे रोका अब नहीं जा सकता। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब मैं ज़रा आपके सवालात की तरफ आता हूँ फिर एक दफ़ा, देखते हैं नए सवालात क्या आए हैं हमारे पास। तो जो नए सवालात हैं, हाँ, कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये वो कोर्स आउटलाइन का सेकंड चैप्टर है जी ये। अच्छा, तो हम यू कैन से, तो इन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वर्डिंग रिपीट कर दीजिए। वर्डिंग इन दिस वेरी सिंपल। At this level, you can become that you have achieved something and you want that organization must address your achievement, your growth, and gives you challenges and utilize your potential. So this is what we call the self actualization. अच्छा, अब जब हम बात करते हैं हाँ कि यहाँ पर जो हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपके साथ वाइंड अप करते हुए इस थ्योरी को देखिए। यहाँ पे अभी दो चीजें रह गई इसको वाइंड अप करने में। एक तो ये कि देखिए सेफ्टी नीड और फिजियोलॉजिकल नीड, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस वक्त, इसको लोअर ऑर्डर नीड में डाला गया है, जबकि सोशल नीड, ईगो नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हायर ऑर्डर नीड में डाला गया। तो देखिए फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड लोअर ऑर्डर में है और सोशल नीड और ऊपर वाली तीनों, ईगो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हायर ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो आपकी लोअर ऑर्डर नीड है उसमें दो है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड, और हायर ऑर्डर में जो है वो नीड्स कौन सी हैं? सेटिस्फाइड सोशल स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसकी तकसीम है। लेकिन सवाल ये है सबसे पहले कि ऐसा क्यों है या इसकी तरतीब क्या है? अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को। अक्सर सोशल मीडिया पे लोग लेक्चर अपलोड कर देते हैं, बच्चे शायद वहां से सुन भी लेते हैं। एक दो जगह ये सुनने में आता है कि जो सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड है ये लोअर ऑर्डर इसलिए है
कि ये यकसा तौर पे जानवरों में भी ऐसे ही मौजूद है, यानी एक चीता है और एक बकरी है या कोई जंगल में रहने वाले एनिमल है, तो उनको भी ये फिजियोलॉजिकल नीड चाहिए, खुराक चाहिए और एक ऐसी सेफ जगह चाहिए जहाँ लॉयन उन पे हमला ना करे। जबकि हायर ऑर्डर नीड्स वो हैं जो इंसानों में भी पाई जाती हैं, सोशल है, ईगो है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एक एक्सप्लेनेशन अक्सर लोग देते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता, ये वजह नहीं है। इसकी वजह जो है वो ये है कि एक्चुअली जो बात की है मैस्लो ने, अगर आप डिटेल में जाके उसको देखते हो, तो उसने ये कहा है कि लोअर ऑर्डर नीड जब तक पूरी नहीं होंगी हायर ऑर्डर नीड काम नहीं करेंगे। यानी यू कैन से कि फाउंडेशन लोअर ऑर्डर नीड है, ये फाउंडेशन कंप्लीट किए बगैर हायर ऑर्डर नीड कोई काम नहीं करेगी। मिसाल, मैं आपको सैलरी अच्छी नहीं दे रहा, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन में आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, फिजियोलॉजिकल नीड मुश्किल में है, वो पूरी नहीं हो रही, रोटी है तो कपड़ा अच्छा नहीं, कपड़ा है तो रोटी अच्छी नहीं है, तो हमने वो आपको नीड्स पूरी नहीं हो रही और मैं आपको बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ या मैं आपको बहुत अच्छा टीम में मिला के चल रहा हूँ, तो इससे काम नहीं चलेगा। पहले हमें फिजियोलॉजिकल नीड इंश्योर करनी होगी, आपकी सिक्योरिटी नीड इंश्योर करनी होगी, सेफ्टी नीड सिक्योरिटी नीड एक ही चीज़ है, ये इंश्योर करनी होगी। जब आपको सिक्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी, फिर आपको ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे तो फायदा है, फिर आपको हम रिस्पेक्ट देंगे तो फायदा है। लेकिन अगर नीचे वाली नीड पूरी नहीं होती तो ऊपर वाली नीड पूरी करने का फायदा ही नहीं होगा। लिहाजा पहले नीचे वाली नीड पूरी करनी होगी, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड है और सेफ्टी नीड है। दिस इज व्हाट द रीजन का इसको लोअर ऑर्डर करके अलग से किया गया है। फिर एक दफा देखते हैं आपके कुछ सवालात, अगर कोई सवालात है। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं इस पे, तो स्टीफन पी रॉबिन्स इज अ गुड बुक जो अंडरस्टैंडेबल भी है आपके लिए। सेल्फ एस्टीम में और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में एक फ़र्क बता दीजिए। देखिए बेटा, ये राइटर भी कहते हैं कि दीज आर लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस बट इट्स वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड इट। लाइक जैसे मैंने आपसे कहा, सेल्फ एस्टीम दूसरों की तरफ से स्पेशल रिस्पॉन्स और रिस्पेक्ट है, या आप अपने आप को काबिल इज्जत समझते हो कि मुझे दूसरों से मुनफरिद मुकाम मिला है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई चैलेंज पड़ गया, काम पड़ गया, तो उनके जहन में सिर्फ आपका ही नाम आना चाहिए। और जब ऑर्गेनाइजेशन कोई अपनी नीड को एड्रेस करे तो फौरी तौर पे एक नाम आना चाहिए कि यार ये जो लोग हैं ना, इनका भी साथ साथ देखो कि इनको कैसे हमने आगे लेके चलना है। तो वो आपको, तो स्पेशल रिस्पॉन्स ये होता है कि जब आप ऑफिस जाते हैं, लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए ड्राइवर और स्पेशल गाड़ी दी जाती है, तो आप इसको किधर डाल सकते हो, सेल्फ एस्टीम में डाल सकते हो। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आई, कंपेटिटर ने रश कर दिया, कोई एडवर्टाइजिंग स्कीम ले आया, कोई इसने प्राइस वॉर शुरू कर दी, तो उस वक्त फौरी तौर पे आपका नाम जहन में आया कि यार जमील साहब को बुलाओ फौरी तौर पे, ठीक है जी, या सलीम साहब को बुलाओ फौरी तौर पे, यार उनसे मशवरा करते हैं। तो ये है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की सेटिस्फेक्शन, के जब मुश्किल पड़ी तो आपका नाम आया, चैलेंज पड़ा तो आपको दिया गया। तो ये है जहाँ पे आके आप इसको कह सकते हैं कि ये नुमाया फर्क है। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो लोअर ऑर्डर नीड्स का मैंने बताया बेटा कि वो ऐसी नीड्स हैं कि पहले इन्हें पूरा करना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान देना पड़ेगा, एक सिक्योर जॉब देनी पड़ेगी, फिर लोगों को स्पेशल रिस्पॉन्स देना, टीम का हिस्सा बनाना और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कोई फायदा हासिल हो सकेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको एड्रेस किया, आपके सवालात भी सारे आंसर हो गए थे। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करते हैं एक और एंगल से। अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ और आपसे ये पूछता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल नीड टू बी सेटिस्फाइड, फाइनल नीड कौन सी होगी जिसको हम सेटिस्फाई करेंगे? तो मैं आपके कमेंट्स में देखता हूँ कि आप मुझे क्या आंसर देते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया, तरतीब तो चले याद होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द फाइनल नीड। गुड। अच्छा, सो हम जो है आगे बढ़ते हैं और आपसे एक और सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी? ऐसा भी हो सकता है एक हेडिंग गलत पुट करके आपसे पूछा जाए, अच्छा बताओ उसका हेडिंग कौन से वाला नहीं है इसमें से। जी, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट बॉक्स में। जी, सो मोस्टली स्टूडेंट्स
are putting the answer C and it's a correct answer. बिल्कुल ठीक बात है. नीड फॉर पावर जो है ये एक और कॉन्सेप्ट के तहत एक्सप्लेन की गई थी. ठीक है, नीड फॉर पावर किसी और सेंस में एक्सप्लेन की गई थी एंड दैट इज रिटन बाय अनदर राइटर. वो एक दूसरा राइटर है जिसने नीड फॉर पावर की बात की थी. अच्छा, तो वो मैक्लेलैंड का है, इसलिए इसमें मिक्स करके जरा पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सी गलत है जो आपने नहीं पढ़ी. तो आपने क्या पढ़ी थी? शाबाश, आपने पढ़ी थी कौन सी? आपने पढ़ी थी फिजियोलॉजिकल नीड, आपने पढ़ी थी वहां पे सेफ्टी नीड या सिक्योरिटी नीड, फिर आपने पढ़ी थी सोशल नीड और फिर आपने पढ़ी थी आगे क्या? शाबाश, ईगो नीड और आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो वहां नीड फॉर पावर नहीं थी. तो ये हो गया जी. अब हम आपसे ये पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फिट इनटू मैस्लोस ईगो कैटेगरी. ये सवाल है, इसका जवाब दें जरा कि इसमें से ईगो कैटेगरी में कौन सी चीज जो है वो आती है, या ईगो कैटेगरी में आप क्या डालेंगे कि कोई ऐसा एक्टिविटी जिससे इंसान की ईगो सेटिस्फाई होती है. मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स को. जी, मैं ये कह सकता हूं कि तकरीबन अबाउट 50% आंसर इज करेक्ट, लेकिन ये मैंने खुद ही ऐसे रखा था सवाल. ट्रिकी है, इट्स समवेयर द क्वेश्चन ऑफ प्रोफेशनल बॉडी के पेपर का सवाल है. मैंने कहा चले आपके सामने जरा पुटअप करते हैं. पहले भी सवाल मैं वहीं से लेता हूँ जो आमतौर पे होते हैं, लेकिन कॉपीराइट का ख्याल करते हुए उनमें कुछ थोड़ा बहुत हम रद्दोबदल जरूर करते हैं. एनीवे, अब हम बात कर रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फिट इन द मैस्लोस ईगो कैटेगरी. देखिए बेटा, लॉस ऑफ वंस होम ये तो मामला पीछे का चला गया ना. घर ना होना ये तो वो नीड थी ना जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड थी. तो ये तो मैटर फिजियोलॉजी का है. सैलरी का इंक्रीज होना ये मैटर करता है कि सैलरी कहां से कहां गई है. तो ये तो पूरी मालूमात नहीं, इसलिए सी को तो मैं पिक नहीं कर सकता. यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, एन इनविटेशन टू अ पार्टी, ये आपकी सोशल नीड है. याद कीजिए आपने कहा था सोशल नीड में कि हमें टीम का हिस्सा रखें, अगर कोई एनुअल डिनर हो तो वहां बुलाएं, अगर कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट पार्टी है तो वहां भी हमें बुलाया जाए और हमें टीम का हिस्सा बनाया जाए. तो इनविटेशन टू अ पार्टी कोई स्पेशल रिकग्निशन नहीं है, वो तो सबको ही क्या होगा, वो तो सबको ही क्या होगा, जितने भी टीम के लोग हैं सबको क्या होगा. इसलिए इनविटेशन टू अ पार्टी जो है वो सबको मिला होगा, जितने भी लोग मेंबर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस पार्टी के पार्टिसिपेंट है. लेकिन मुमताज तो ना हुआ इसमें कोई भी. सैलरी डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ गई और कौन सा मुल्क है. घर का छिन जाना या मिल जाना इसका ताल्लुक तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड से. एक ही यहाँ पे नीड है, विनिंग अ प्राइज. जब आप प्राइज को विन करोगे तो आपने देखा होगा, वो देखे ना आपने वो जब ओलंपिक्स होते हैं तो जो प्राइज विन करता है वो जो टॉप पे आता है वो कहाँ खड़ा होता है जी? अगर मैं आपसे कहूँ कहाँ खड़ा होता है, तो आप कहेंगे टॉपर स्पॉट पे खड़ा होता है जी, सबसे ऊपर वाले टॉप स्पॉट पे खड़ा होएगा. तो ये है विनिंग अ प्राइज. तो विनिंग अ प्राइज जो है वो आपकी ईगो को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इससे आप दूसरों से मुनफरिद हो जाएंगे, आप दूसरों से मुमताज हो जाएंगे, आप दूसरों से अलहदा हो जाएंगे. तो सैयद अली रजा बहुत अच्छा बेटे, आपने बड़ा अच्छा रिकग्नाइज किया है. ठीक है, अली रजा ने बहुत अच्छा बताया. ठीक है, मुजम्मिल यहाँ थोड़ी सी मार खा गया है. ठीक है, तो ये जो है कोई बात नहीं, ये भी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे सवाल टीचर जानबूझ के भी बनाते हैं. जरा देखते हैं कि कहाँ तक कॉन्सेप्चुअली जाते हैं. तो एक दो दफा पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअली और बेहतर हो जाएंगे आप. अच्छा, तो ये समझ आ गया हमें कि होम का मामला फिजियोलॉजिकल था, इनविटेशन का मामला तो सोशल नीड से रिलेटेड है, लेकिन प्राइज का विन करना पर्टिकुलरली दूसरों से हमें मुमताज मुकाम देगा, और मुमताज दूसरों से होने का नाम ही ईगो का सेटिस्फाई होना है. तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं. ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये सवाल भी आपके सामने पुटअप मैंने किया है, और अब यहाँ पे देखते हैं आप क्या करते हैं. मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद लेवल ऑफ Maslow's hierarchy of need. A has been offered a large pay rise in recognition of his hard work, on several recent projects.
ए को एक लार्ज पे राइज दिया गया है, रिकग्नाइज किया गया है उसकी एफर्ट को। B has been offered a permanent contract with the business she works for, giving her access to a good pension scheme. C has been offered her first ever job with the company, and the pay she receives will be sufficient to overcome her essential cost. So this is what you have to choose one option, and in one option each of the choice match with each of the written statement. So now I am watching in the comments box. Yes, mostly going good. ठीक है, हारिस भी ठीक बता रहा है, सिप्तान ने सही बताया है, ठीक है, और ये जो है हुज़ैमा नदीम ये भी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। C is the correct answer. So now I will discuss that how it's the correct answer. देखिए, A has been offered a large pay rise in recognition. उसे recognize किया गया है। तो recognize करने का मतलब क्या होता है बेटा? recognize का मतलब ये है कि उसे दूसरों से मुनफरिद किया गया है। अब मुझे एक मजमे में कोई आके के हम आपकी एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसका मतलब है मुझे दूसरों से मुख्तलिफ कर दिया गया है, तो ईगो सेटिस्फाई हो गई। तो ईगो का जब पहला ऑप्शन आया तो देखो सवाल को हल करते हुए यूं करोगे कि पहली जो स्टेटमेंट है वहां पे आपको ईगो नजर आ रही है, तो ए और बी को काट देना है ज़हनी तौर पे कि ये है ही नहीं, ये ऑप्शन शुरू से गलत हो गए। अब दो में कंपटीशन शुरू करा दो, सी और डी ऑप्शन में कंपटीशन करा दो। बी हैज बीन ऑफर्ड अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, और आप जानते हो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप जल्दी तौर पर उसे निकाला तो नहीं जा सकता, उस चीज से हटाया नहीं जा सकता, तो वो सिक्योर हो गया ना, तो ये सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी आ गया, तो देखो डी यहाँ गलत हो गया, अब ए बी और डी गलत हो गया, दो ही ऑप्शन पढ़ने पे आपको सी ऑप्शन मिल गया। लेकिन एहतियातन हम तीसरे को भी देख लेते हैं कि सी हैज बीन ऑफर्ड अ फर्स्ट एवर जॉब, और उसके अंदर उसको इतनी पे मिल रही है कि उसके जो रोजी रोटी है, जो जरूरियात हैं, जो कास्ट है वो पूरी हो जाए, तो ये बेसिक है, बेसिक नीड, ठीक है, जिसको आप फिजियोलॉजिकल कह सकते हो। तो इसको वन ईगो, सेकंड सिक्योरिटी और तीसरा बेसिक नीड है, तो सी राइट ऑप्शन है। वेल डन जी, वेल डन। आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन योर व्यूज एंड योर ऑप्शन यू चूज। गुड, अब्दुल्ला का ठीक है, मुजम्मिल का ठीक है जी। सो थैंक यू जी, थैंक यू। जोहर अब्बास का ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, सो नाउ आई विल गोइंग टू डिस्कस मोर ऑन इट, मैं इसके आगे बढ़ना चाहूंगा। अच्छा बेटे, तो हमें यहाँ तक ये समझ आ गई कि व्हाट इज मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम हो जाए कि बावजूद इसके ये थ्योरी आज जब भी पढ़ाता हूँ सबसे पहली थ्योरी यही पढ़ानी पड़ती है, दुनिया के हर टीचर को मोटिवेशन में सबसे पहली थ्योरी यही पढ़ानी पड़ती है, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैस्लो साहब ने एक तरतीब बताई, फिजियोलॉजिकल, सोशल, देन सिक्योरिटी, एंड देन यू कैन से फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, ईगो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सवाल ये है कि सबसे पहली बात ये है कि इसके लिए इनके पास कोई एम्पिरिकल यानी स्टेटिस्टिकल बैकअप प्रूफ नहीं है। इन्होंने कोई ऐसा रिसर्च डाटा प्रोवाइड नहीं किया कि हर इंसान इन ख्वाहिशात की तरतीब इसी तरह रखता है। मैं रिपीट करता हूँ, इनके पास कोई ऐसा एम्पिरिकल या स्टेटिस्टिकल या शुमारियाती सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि हर इंसान अपनी ख्वाहिशात की तरतीब इसी तरह से करता है कि पहले फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी और फिर सोशल। ऐसा कोई इनके पास सबूत नहीं है, तो इसका मतलब है ये इनका अपना एक लर्निंग है या एक्सपोजर है या तजर्बा है, इसका सबूत कोई नहीं। दूसरी बात यह है दी सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेम नीड में कास्ट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंडिविजुअल। आपने कहा कि एक इंसान की आप फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करो तो वो सबसे पहले सेफ्टी नीड मांगेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करें वो सोशल नीड पहले मांग ले या ईगो नीड पहले मांग ले। अब आपने ये सपोज कर लिया कि नहीं, फिजियोलॉजिकल पूरी होगी तो वो सेफ्टी मांगेगा, सेफ्टी पूरी होगी सोशल मांगेगा, सोशल पूरी होगी ईगो मांगेगा, ईगो पूरी होगी तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मांगेगा।
तो ये तो आपने पहली बात तो ये कि इनकी तरतीब आपने कैसे लगाई, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है कि दुनिया भर के इंसान ऐसे ही सोचते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर एक नीड पूरी हो जाती है और दूसरी नीड के लिए वही नीड जागती है जो आपने कहा ये कंपलसरी नहीं है, और एक नीड पूरी होने पे दो नीड भी जाग सकती हैं इकट्ठी, ये भी कोई कंपल्शन नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि एक है डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, ये एक बिहेवियर साइंसेस का एक या साइकोलॉजी का एक टर्म है कि इंसान अपना आज कुर्बान कर सकता है कल अच्छे होने पर, तवील मुद्दती में मफाद के लिए वक्ती ख्वाहिश को मौखर कर देता है। यानी इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन फॉर एन इमीडिएट रिवार्ड एंड वेट फॉर अ लेटर बेटर रिवार्ड, कि इंसान आज का रिवार्ड कुर्बान कर देता है कल के अच्छे के लिए। तो हो सकता है कोई इंसान ख्वाहिश होने के बावजूद उसे डिले करता रहे कि कोई बात नहीं कल बेहतर होगा तो तब ये काम कर लेंगे। जैसे आपके फादर के पास रिसोर्सेज आ जाते हैं, वो गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा अच्छा घर बना सकते हैं, लेकिन वो कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्कीम में या स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा देते हैं या कोई प्लॉट परचेज कर देते हैं बहरिया में, डीएचए में, और क्या वो ये सोचते हैं कि कल को ये जब मैं कुछ सालों बाद काफ़ी महंगा हो जाएगा तो मैं अब्बास की तालीम पे लगा दूंगा, मैं रूही की तालीम पे लगा दूंगा। तो कल अच्छा करने के लिए इंसान आज कुर्बान करता है। तो ऐसा कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। एक ख्वाहिश पूरी होती है, इंसान दूसरी ख्वाहिश के पीछे भाग रहा है, वो ख्वाहिश पूरी होती है तो उससे अगली ख्वाहिश पे जा रहा है। ये बात हो गई। अब इसके बाद दूसरी जो फोर्थ बात है वो ये है कि यहाँ पे जो डाटा लिया गया है वो यूके और यूएसए से लिया गया है। द मॉडल डज नॉट कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कल्चर डिफरेंसेस। आप जरा सोचिए, बर्तानिया और अमेरिका में क्या होता है। बर्तानिया और अमेरिका में वालदैन जो हैं वो बच्चे को 16 साल की उम्र या 18 साल की उम्र में जब वो पहुंचता है तो वो उसको कहते हैं कि नाउ इट्स ओवर, अगर पढ़ना है तो बैंक से लोन ले लो, नहीं पढ़ना जॉब करो, इवनिंग में पढ़ा करो। वहां पे ऐसा होता है कि इन द एज ऑफ यूथ you are stand on a position where you think from where you get your physical and bodily needs, physiological needs। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुआशरे, बर्मा, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ पे बच्चों की तालीम से लेकर उनकी शादी तक का जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स निभाते हैं। लिहाजा ये मुनफरिद है, इसका उसके साथ मैच नहीं हो रहा, लिहाजा कल्चरल कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं की गई और डाटे को महदूद रखा गया यूएसए और यूके की ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। तो एक ये फर्क है। तो कहता है कि मॉडल फेल्स टू कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ तक एक बात कल्चर को नहीं देखा, लेकिन पांचवा पॉइंट ये है कि राइटर साहब जो हैं वो यहाँ फेल हुए हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देख सके। नन द लेस अज्यूम that same need in the same order apply equally from one person to other। उन्होंने एक ही तरतीब, एक ही सीक्वेंस, एक ही जो तरतीब है वो तमाम इंसानों पर रख के अप्लाई कर दी, जबकि हर इंसान दूसरे से यूनिक हो सकता है। तो ये है बच्चों। तो मैं ज़रा तरतीब से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात ये कि उनके पास ऐसा कोई एम्पिरिकल सबूत नहीं है कि इंसान की ख्वाहिशें पांचों की पांचों इसी तरतीब से होती हैं। दूसरी बात ये है कि एक ख्वाहिश पूरी होने पे दूसरी ख्वाहिश, जिसकी ख्वाहिश जागती है, वो हर इंसान की सेम है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इंसान डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन में जाता है, कोई भी ख्वाहिश आज कुर्बान कर सकता है अपने कल के अच्छे होने के लिए। और इसके साथ साथ ये भी बात है कि यूएस और यूके का डाटा है, वहां तो होता है कि बच्चा जवान होता है, माँ बाप कहते हैं जाओ बेटा कमाओ और खाओ, तो उसके लिए तो फिजियोलॉजिकल से ही शुरू होना है। लेकिन एशिया में तो ऐसा होता है कि बच्चे की शादी तक की जिम्मेदारी, तालीम तक की जिम्मेदारी वालिदैन निभा रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी यहाँ याद दिला दूं कि ये वालिदैन जो इतनी मेहनत करते हैं और ये इतनी ज़रूरियात हमारी पूरी करते रहे हैं, कर रहे हैं, उनके साथ एक हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मोरल कॉन्ट्रैक्ट है। वो मोरल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो जितनी मेहनत से हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा मेहनत करके उनकी ख्वाहिशात की तस्कीन करेंगे और कामयाबी को हासिल करेंगे। और यही हमारा क्या है, एक जो है समाजी या एक हमारा अखलाकी मुआहदा है उनके साथ। तो ये अखलाकी मुआहदा पूरा करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो है, आप ये कैसे कह देते हैं कि प्रोबेबली के जो इंसान हैं
उनकी जो है वो नीड्स बिल्कुल एक ही ऑर्डर में रखी जाएंगी और हर पर्सन एक जैसा है, एक ही तरह सोचेगा। तो ये हम ज़रा यहाँ पे इसको वाइंड अप कर रहे हैं और आपके थोड़े से सवालात की तरफ चलते हैं। अ, जी अच्छा, ये है एनोनिमस अटेंडी। बेटे नाम से एंटर हो, मैं नाम बोलना चाहता हूँ, हाँ, तो ये जो है ये इस तरह से ना करें। अच्छा बच्चों, एनीवे लेट्स सम अप इट अगेन। सम अप क्या किया कि जो हमारे मैस्लो साहब हैं वो ये कहते हैं कि इसकी कोई एम्पिरिकल सबूत नहीं कि तुम यही तरतीब रखोगे। फिर ये है कि ये क्या है कि एक ख्वाहिश तस्कीन होगी तो तुम दूसरी ख्वाहिश की तरफ जब बढ़ोगे तो हर इंसान उसी तरह बिहेव करेगा। और दूसरी बात ये कि हम अगले मुफाद के लिए आज की ख्वाहिश कुर्बान भी कर सकते हैं। और डाटा यूएसए और यूके का है जो कि उस कल्चर के मुताबिक है। और थ्योरी जो है वो समझती है सब इंसान एक जैसे हैं और एक ही तरह सोचते हैं जबकि इंसान यूनिक होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दूसरे टॉपिक के ऊपर। आज का दूसरा टॉपिक जो हमें इंट्रोड्यूस कराना था आज कम से कम लेक्चर खत्म होने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक हम पहुंच गए। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर साहब ये कहते हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो दो तरह से सोचते हैं, एक थ्योरी एक्स और एक थ्योरी वाई के एंगल से। ये दोनों माइंडसेट हैं और ये दोनों माइंडसेट एक दूसरे से इंटायरली मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे जब वो कहते हैं कि जो लोग थ्योरी एक्स के एंगल से सोचते हैं, यू आर लेट्स सपोज यू आर अ मैनेजर, मैं कहता हूँ एक आबिद मैनेजर है और एक सलीम मैनेजर। आबिद थ्योरी एक्स से सोचता है, थ्योरी एक्स के एंगल से सोचता है तो उसकी सोच ये है कि लोग काम को डिसलाइक करते हैं, लोग सुस्त हैं, ये चाहते हैं कि सोए रहें, काम कोई और ही कर जाए। जैसे कि ये तस्वीर मैंने लगाई है, इसमें ज़रा देखिए, एक बंदा जो है वो टेबल पे टांगे रख के बैठा हुआ है अपने ऑफिस में और कोई काम नहीं कर रहा और उसकी ख्वाहिश यही है कि झूठी हो जाए, काम करना ही ना पड़े और सैलरी मेरे घर पहुंच जाए या मेरे अकाउंट में पहुंच जाए। तो ये एक मैनेजर सोचता है। जबकि दूसरे मैनेजर जो हैं वो इस तरह नहीं सोचते, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इंसान जो है वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, इंसान बड़े जिम्मेदार होते हैं और जब उन्हें कोई काम दिया जाए तो वो रश करते हैं, भागते हैं काम के पीछे किस काम को किया जाए। तो एक मैनेजर का अंदाज ये है कि लोग सुस्त हैं, काम नहीं करते और वो जिम्मेदार नहीं होते, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। और दूसरे मैनेजर साहब का ख्याल ये है कि लोग जो हैं बड़े क्रिएटिव होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उन्हें काम दिया जाए तो वो भागते हैं काम के पीछे। तो हम जो है तफसील में जाते हैं यहाँ पे। तो जहाँ देखिए जहाँ जो मैनेजर कहता है ना कि लोग सुस्त होते हैं, वो थ्योरी एक्स पे बिलीव कर रहा है और वो देखता है कि बंदा सोया हुआ ऑफिस में काम नहीं कर रहा। और जो कहता है कि लोग भागते हैं जिम्मेदारी के पीछे, ढूंढते फिरते हैं कि काम मिल जाए और कोशिश करते हैं कि उसको तकमील तक पहुंचाएं, तो इसकी कितनी अच्छी सोच है। और वहाँ तस्वीर क्या है, इंसान को काम दिया हुआ हर्डल अबूर करता हुआ जा रहा है और उसकी कोशिश है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करे। तो चलें पहले थ्योरी एक्स को देख लेते हैं। जो मैनेजर थ्योरी एक्स के साथ सोच रखते हैं उनकी चार अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन ये है कि एम्प्लॉय इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क। लोग जो है ना, आज नहीं, पैदाइशी तौर पे नस्ल दर नस्ल काम करना नापसंद करते हैं। वेन एवर पॉसिबल विल अटेम्प्ट टू अवॉइड इट, जहां तक हो सकता है उनकी कोशिश होती है कि इसको अवॉइड करें, काम ना करना पड़े और जनाब जिस हद तक होए झूठ ही हो जाए, काम करने ही ना पड़े। लेकिन दूसरी assumption फिर इसी मैनेजर के जहन में ये आती कि चूंकि ये काम नहीं करना चाहते, चूंकि ये काम पसंद नहीं करते, लिहाजा क्या किया जाए, सिंस एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क दे मस्ट बी coerced, controlled and threatened with punishment to achieve goals। तो चूंकि ये काम पसंद नहीं करते लिहाजा इनको थोड़ी सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको डराना चाहिए, इनको तौनी लगानी चाहिए ताकि ये डर से, सजा के डर से ये काम करें। जैसे वो पब्लिक स्कूल्स में किसी जमाने में होता था ना, वो टीचर जो है उसके पास एक स्टिक होती थी, शतूत की सोटी होती थी, उसके ऊपर वो जो है उसाका की या वो नीटो की टेप चढ़ा लेते थे।
अच्छा, शतूत की सोटी इसलिए होती थी कि अगर एक दफा मारोगे ना तो दो दफा लगेगी, लचकदार है, स्प्रिंग है उसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि अगर काम मुकम्मल तौर पर बच्चा ना करके लाया स्कूल में तो उसकी पिटाई होगी। तो क्या होता था, अक्सर औकात अगर काम ना किया हो तो भाई हमारी 2 बजे जॉब खुल जाती थी कि अगर सुबह काम सर को दिखाया और ये सुनाया ना, ये वाला टेबल या वो कैसा बयान का की स्टोरी होती थी, छोटे होते थे थर्स्टी क्रो की स्टोरी होती थी, तो वो याद करते थे। अच्छा, अगर नहीं याद हुई तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि सर फेंटी लगाएंगे सुबह। तो हम डरते मारे रात को जाग के उसे याद करके जाते थे। खैर वहां जाके कुछ सुनाते थे, कुछ डंडे के डर से भूल जाते थे। टीचर बेचारे समझ जाते थे, बेचारा डंडे से डर गया, कभी माफी कर देते थे। अच्छा, तो ये क्या, ये है इनकी सोच के जी, क्योंकि लोग सुस्त हैं, काम तो करते नहीं। अगर काम करते नहीं तो फिर काम कराना कैसे है, तो फिर ऐसा करते हैं कि एक छड़ी पकड़ते हैं, डंडा पकड़ते हैं और इनको कोई तोनी शोनी लगाने की डराते हैं इनको कि ये काम करें। तो इनकी सोच है। फिर इस तरह वो कहते हैं कि एम्प्लॉय अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीक फॉर्मल डायरेक्शन। सो अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि खुद से कुछ नहीं सोचना, जिम्मेदारी नहीं लेनी। जो मैनेजर ने कहा वो कर देना है। मैनेजर ने कह दिया जी ये काम करना है, ठीक है जी, कर दिया, जिम्मेदारी उसकी कोई नहीं लेनी। कि जी कोई मैनेजर साहब आए, उन्होंने कहा जी अपने सिविल ड्रॉप्समैन से या अपने असिस्टेंट से कि भाई यहाँ की ये जो वॉल है रिमूव करनी है, उसने लेफ्ट वाली भी कर दी, राइट वाली भी कर दी, अब बिल्डिंग नीचे आ गई। कहा जी ये क्यों हुआ, वो जी मुझे तो मैनेजर साहब ने कहा था। क्यों? जिम्मेदारी नहीं ना लेनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं, जो कहा कर दिया। और अगर गलती से मैनेजर साहब जो है वो काम बताना भूल गए और ऑफिस में वो भी लेट पहुंचे, बेचारे कहीं फंस गए, तो सारे वेले बैठे हुए हैं। पूछा क्यों फारिग बैठे हो, चलो मशीन ही साफ कर लेते, चलो अपना कंप्यूटर ही साफ कर लेते, अपनी जो डस्ट वर्किंग डेस्क है इसको ही जरा ऑर्गेनाइज कर लेते। उन्होंने कहा जी नहीं जी, ऑफिस में वो मैनेजर साहब कह के नहीं गए, लिहाजा हम तो नहीं करेंगे, वो कहेंगे तो करेंगे। तो ये एक सोच है मैनेजर की कि लोग काम को डिसलाइक करते हैं, काम करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि काम ना मिले। और चूंकि वो काम को डिसलाइक करते हैं तो लिहाजा उन्हें डराया जाए, उन्हें पनिश किया जाए और डरा के उनसे काम लिया जाए। और ये चूंकि जिम्मेदारी नहीं लेते, लिहाजा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी महसूस नहीं करते। ख्वाहिश इनकी यही होती है कि इनको कोई फॉर्मल डायरेक्शन मिल जाए और उस फॉर्मल डायरेक्शन से ये अपना काम जो है वो चलाएं, जो कहा जाए बस वो किया जाए। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये काम पे क्यों आते हैं, वाई दे आर कमिंग टूवर्ड्स वर्क, वाई दे वांट टू डू द सम सॉर्ट ऑफ जॉब, ये काम क्यों करना चाहते हैं। तो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि मोस्ट वर्कर प्लेस सिक्योरिटी अबव ऑल अदर फैक्टर एसोसिएटेड विद वर्क एंड विल डिस्प्ले लिटिल एम्बिशन। ये थोड़ी सी एम्बिशन जो काम की है ना, इसकी एक ही वजह है इस मैनेजर के नजदीक। और उसकी एक वजह क्या है, उसकी एक वजह है जनाब के इनको अपनी रोटी की, रोजी की, जरूरियात की सिक्योरिटी चाहिए। उस सिक्योरिटी के लिए इनके दिल में थोड़ी बहुत एम्बिशन है। अगर वो भी इनको हम घर पहुंचा दें या अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर दें तो जनाब ये इतना भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये घर ही बैठे रहेंगे, ये आराम करेंगे। तो जनाब ये इनकी सोच है कि काम डिसलाइक करते हैं लोग, काम करना नहीं चाहते, जिस हद तक हो सके जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करते हैं। और चूंकि ये काम को डिसलाइक करते हैं, इससे इन्हें डराना चाहिए। और चूंकि ये फॉर्मल चाहते हैं कि बस ऑर्डर मिले और काम करें, जो ऑर्डर मिले बस उतना ही काम करें, आगे कुछ नहीं इन्होंने सोचना। और जो ये काम पे आते हैं इसकी वजह इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अगर ये इन्हें पहुंचा दी जाए या इन्हें इंसिक्योर कर दें तो जनाब ये काम पे ही नहीं आएंगे। तो ये है इनकी सोच। लेकिन दूसरी तरफ वो मैनेजर है जो बड़ा अखलाकी तौर पे अच्छा है। वो कैसे सोच रहा है, वो थ्योरी वाई के एंगल से सोच रहा है। वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग काम पसंद नहीं करते। वो कहता है जनाब, एम्प्लॉय कैन व्यू वर्क एज बीइंग नेचुरल एज रेस्ट एंड प्ले। लोग तो काम को इतना पसंद करते हैं जैसे रेस्ट एंड प्ले, जैसे रेस्ट एंड प्ले है। तो जरा गौर फरमाइएगा, आप मुझे लेक्चर देते हुए देख रहे हैं,
आपने कभी महसूस किया हो कि मैं अपने लेक्चर को एंजॉय कर रहा होता हूँ, अपने लेक्चर को एंजॉय कर रहा होता हूँ। तो यू सी दैट, यू कैन, कि जिस अंदाज से मैं बात कर रहा होता हूँ, मैं आपके सवालात को एंजॉय कर रहा होता हूँ मैं अपनी, तो ये एक्सप्लेन करते हुए, तो इसी तरह इंसान अपने काम को एंजॉय करता है। मैं हर इंसान लेक्चर से 5-10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका काम है, उसकी एम्बिशन है, ये उसका पैशन है कि वी आर हैविंग मल्टीपल क्वालिफिकेशंस and we have worked with industrial sector and earned a lot of money, alhamdulillah. We made our career very well, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन ये क्या क्यों आता है यहाँ? दिस इज आवर एम्बिशन, ये हमारा पैशन है, ये हमारा शौक है। तो इंसान को काम का शौक होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपके जरा सवालात फिर देख लूं, बाकी बातें मैं आपके साथ फिर करता हूँ। अ, अम, हाँ, इसी वजह से बच्चे रोते हैं और स्कूल नहीं जाते, और वो छड़ी से डर लगता है। अच्छा, जल्दी से जरा कमेंट्स दे दिए, जितना आज का काम है आपको समझ आया है? प्लीज, प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आई हैव जस्ट, मेरे पास चंद सेकंड्स हैं सिर्फ। मोहसिन अब्बास, थैंक यू।